नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक ऐसा प्रकरण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जो हमारे आम भारतीय भाई बहन मन साधारणतया वो समझ के बाहर होगी। हालांकि ये कोई विशेष प्रासंगिक नहीं है, लेकिन किस चतुराई या तिकड़म की बात ये सब जो राजनीतिक दल जिनको आप अपना आदर्श मान करके वोट देते हैं, कितने तिकड़म भरा इनका व्यवहार रहता है। राजीव गांधी की हत्या हुई, वो भी बम ब्लास्ट में 1989 में और तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में। और उस बम विस्फोट में जो कि एक आत्मघाती महिला जो कि उनका चरण छू रही थी और वो अपना बम आत्मघाती बम वो रखी हुई थी और राजीव गांधी की जो शव के जो टुकड़े टुकड़े हो गए थे वो पहचान में नहीं आ रहा था। उनका शव, उनके जूते से पहचान हुई कि भाई ये राजीव गांधी के शव है। बहुत माने क्या कहने की भयावह और दर्दनाक वो था। लेकिन इसके साथ साथ खुलासा ये भी रहा कि उनके साथ जो कि राजीव गांधी मैंने उसे जेएनपीसी के एक बहुत प्रमुख नेता हैं, तमिलनाडु का या केंद्रीय स्तर का कोई भी नेता उनके साथ था नहीं। ये भी खुलासा। यहाँ तक कि जो जीके मूपनार बाद में जो कि उसने तमिल मनीला कांग्रेस बना ली थी, तो उसमें वो कांग्रेस में ही था। तो जीके मूपनार, हालांकि इसकी बड़ी लंबी कहानी है और उस लंबी कहानी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का कोई माने वो समझ नहीं पाएंगे कि लेकिन जो उसका मजमून है और मजमून मैं क्यों बता रहा हूं वो थोड़ा सा जान लीजिए। तो राजीव गांधी के साथ जो है कोई भी केंद्रीय स्तर का और तमिलनाडु स्तर का जीके मूपनार भी नहीं था। जीके मूपनार से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हम सिगरेट पीने चले गए थे। जयंती नटराजन एक बहुत प्रमुख नेता थी, वो भी साथ में थे। वो गाड़ी में ही बैठी रही, वो मंच पर नहीं गई। और कोई जो है चंद्रशेखर करके, अब नाम नहीं याद आ रहा, खुलासा ये हुआ कि जो इसका जो मास्टरमाइंड था कोई सावरन करके है या कुछ करके है,
उस चंद्रशेखर को 5 लाख रुपया दिया गया था। तमाम इस तरह के खुलासे हैं। और जब नरसिम्हा राव की जो सरकार थी ने खास करके ये इनका एनपीसी के समर्थन से जो सरकार बनी थी वो चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर जब 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 प्रधानमंत्री थे, और चंद्रशेखर के बाद हाँ, और उसके पहले जो है वो नरसिम्हा राव, तो नरसिम्हा राव भी नेहरू परिवार के प्रति भक्त थे। तो वो जो है ये उस मृत्यु की जांच के लिए जो है तमिलनाडु के जो शीर्ष और दक्ष पुलिस अधिकारियों की जब लिस्ट मंगाए प्रधानमंत्री की हैसियत से, तो और फिर जब वो राय शायद इसलिए ली गई सोनिया गांधी से, तो सोनिया गांधी ने वो तीनों नाम खारिज कर दिया। और इसका सोनिया गांधी का एक चहेता कोई था, डीके वो कार्तिकेयन, तो उसको बनाया। तो सोनिया गांधी, डीके कार्तिकेयन और एक था वो एमके नारायणन, इन्हीं को राजीव गांधी हत्याकांड की जांच का जिम्मा वो सौंपना चाहती थी। एमके नारायणन की भी भूमिका बड़ी संदिग्ध थी, लेकिन इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द जो है सोनिया गांधी, डीके कार्तिकेयन और एमके नारायणन, और एमके नारायणन को जो उसको इनाम मिला यूपीए सरकार में, वो जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिस पद पर आजकल वो अजीत डोभाल हैं। तो ये बड़ी रहस्यमय कहानी है कि जिस राजीव गांधी के साथ जो है जब वो मंच पर कोई प्रमुख केंद्रीय नेता भी नहीं था, तमिलनाडु का भी जो नेता जी.के. मूपनार भी वो दूर रहा। जयंती नटराजन जो है गाड़ी में बैठी रही, और जी.के. मूपनार से जो पूछा गया भाई कि आप क्यों नहीं थे मंच पर, तो बोला कि हम सिगरेट पीने वो चले गए थे। तो ये बहुत कुछ कहता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कि संजय गांधी की हत्या और इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई, जिसमें कि इसका भी संदेह लोग जाहिर करते हैं, जो कि उनका इंदिरा गांधी का जो प्रमुख सचिव था कौन, आर.के. धवन, उसकी भी भूमिका पर संदेह होता है। लेकिन आर.के. धवन से पूछताछ नहीं हुई तो और भी तार खुलते। आर.के. धवन जो कि बहुत खास था, उनका बहुत विश्वास पात्र था वो। और इसके बाद ये राजीव गांधी का, और इसकी हत्या में जो एक नलिनी करके थी, जो कि जेल में बनती, और जेल में ही उसके कुछ बच्चे पैदा हुए। और बराबर ये सोनिया और उसके इर्द गिर्द या राहुल वगैरह का प्रयास ये था कि ये दोनों जो है छोड़ दिए जाए। ये देखिए, अब यही समझने वाली बात है, क्योंकि जुडिशरी में इन्हीं जीएनपीसी के लोग बैठे हैं, और कोई इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से यानी ये सब छोड़ दिए गए, बरी हो गए। तो जीएनपीसी वाले कह रहे थे, जीएनपीसी के जितने भी ये सिपह सालार माने वो प्रवक्ता हैं, चाहे वो सुरजेवाला हो चाहे और भी हो, कि जीएनपीसी ने उनको माफ कर दिया। लेकिन जीएनपीसी पहले उसको ये बताना चाहिए कि जब मंच पर उसके कोई प्रमुख नेता जो है वो क्यों नहीं गया। उसकी जांच के लिए तमाम एक से एक सक्षम, दक्ष और इफिशिएंट ऑफिसर थे, और कई बार नरसिम्हा राव ने, चंद्रशेखर ने नाम सुझाए थे।
तो सब नामों को खारिज करके सोनिया गांधी ने क्यों सिर्फ डीके कार्तिकेयन या एमके नारायण पर वो भरोसा करती गई? यदि डीके कार्तिकेयन और एमके नारायण की भी जांच होती तो निश्चित है यानी कुछ और भी गुत्थियां खुलती। और क्यों जो है यानी इनको नलिनी और जो एक और भी जो बंद थे जेल में, और तो उनको जो है छुड़ाना चाह रही थी ये सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के सिपा सालार। और क्यों इतनी बड़ी हमदर्दी थी और उसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरी किए जाने के बाद ये नाटक सोनिया के सिपा सालारों ने किया कि नेहरू परिवार ने उसको माफ कर दिया। बात यहीं तक नहीं है, अब इसके आगे मामला है। मोदी महोदय या मोदी महोदय की सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालने वाली है। तो मोदी महोदय यानी उन हत्यारों को जेल में डालना चाहते हैं और नेहरू परिवार उसको उन हत्यारों को छुड़ाने के पक्ष में है और एक हमदर्दी का एक नाटक रचने के पक्ष में है। और मोदी महोदय यानी क्यों उसको यानी जेल में डालना चाहते हैं और ये वो माने सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी के हत्यारों को यानी ये सब क्यों बरी करना चाहती हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि आम भारतीय भाई बहनों के कल्पना के परे होगा। और मैं विशेष करके इन तिकड़मों में अपने भारतीय भाई बहनों को उलझाना नहीं चाहता, लेकिन इसी से अंदाज कर लीजिए कि किस तरह का तिकड़म, किस तरह की जालसाजी और किस तरह के क्या करने की चाल, माने इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंट्रिग्स और काउंटर इंट्रिग्स चाल, और जो है और जो उसके उस चाल को काटने वाली। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि तमाम चालें चला करता था वो जो मामा था शकुनी मामा, और उसके हर चाल को नाकाम करते थे हमारे प्रभु कृष्ण। तो उसी तरह का है, उसी तरह के लगभग। तो अब बस आम जो हमारे साधारण भारतीय भाई बहन है और जो आम भारतीय भाई बहन बस ये समझें कि ये बहुत ऊंचे स्तर के सब जो है तिकड़मी हैं। अच्छा, और इसको जो है सुशांत सिन्हा एक उनका कोई चमचा किस्म का सिपा सालार है मोदी महोदय का, तो वो मोदी महोदय पर बड़ा क्रेडिट दे रहा था कि देखिए ये चेहरा है मोदी जी का कि वो राजीव गांधी के हत्यारे जिसको कि ये सोनिया गांधी जो है बरी कराना चाहती थी अपने ही पति के हत्यारे को, मोदी जी का ये चेहरा देखिए कि वो उनके हत्यारों को फिर से जेल में डालने के लिए रिव्यू पिटीशन वो डाल रहे हैं। तो ऐसे जब सब जो है सिपा सालार किस्म के हैं। तो खैर इन बातों में सिर्फ ये मान करके ये दोनों जो है बहुत ऊंचे किस्म के तिकड़मी और जनता को भरमाने वाले सब ये मतलब कि ये इस तरह के तत्व हैं। और यही हमारे देश के जो है भाग विधाता बने हुए हैं। मोदी जी भी बने हुए हैं और सोनिया और राहुल भी बने हुए हैं, और हमारी जनता जो है इन महान तिकड़मियों के जाल में अभी भी वो फंसी हुई है। इन सबों के तिकड़म का और भी कुछ नमूने देखिए। भारतीय जनता दल का तो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में इस राष्ट्र भारतवर्ष में भारतीयता का माहौल लाना वो अनिवार्य है, क्योंकि इसको भारत राष्ट्र के रूप में विकसित होना है। तो भारतीयता का माहौल आना मस्ट है, अनिवार्य है। इसी चीज़ की ज़रूरत को, इसी चीज़ के महत्व को समझाने के लिए अभी फ़िलहाल YouTube के वीडियो के माध्यम से
ये कोशिश उसकी जारी है, उसकी मुहिम जारी है। लेकिन इस भारतीय एकता के रास्ते में ये सब जो है कितने खतरनाक ये तत्व हैं, संगठन हैं और एजेंसीज हैं और तंजीमें हैं, उनके प्रति भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय अवाम को सावधान करना बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से इनके तिकड़म को, इनके व्यवहार को, इनके बहुत कन्वल्यूटेड यानी घुमावदार, जिसको कि आम जनता समझ नहीं पाएगी, ऐसे इनके व्यवहार। आप अक्सर सुनते होंगे कि ये जीएनपीसी के जितने भी नेता प्रवक्ता हैं और या आम आदमी पार्टी, जब आम आदमी पार्टी पर ये जो हमला सब बोल रहे थे ये भ्रष्टाचार का, तो आम आदमी पार्टी भी बोल रहे थे कि मोदी महोदय ने कॉर्पोरेट हाउसेस का, माने जो उद्योगपतियों का, वो 10 लाख का कर्जा जो भी है वो माफ कर दिया। आम आदमी पार्टी वाले भी बोल रहे थे और जीएनपीसी की तो बोल रहे थे और बाकी और भी पार्टियों भी बोल रहे थे। कभी कभी समाजवादी पार्टी के भी लोग बोलते थे, टीएमसी के भी लोग बोलते थे। तो ये जो है बीजेपी इन लोगों के आगे भीगी बिल्ली बन करके इस तथ्य को कहने में हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि जो ये 10 लाख की बात कर रहे हैं, 10 लाख में मोदी सरकार ने 6.5 लाख तो वसूल कर लिया है और 3.5 लाख अभी बाकी है। इस तथ्य को कहने में ये जीएनपीसी के आगे भीगी बिल्ली बनने वाली ये बीजेपी वो इतना भी कहने की क्या नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहे थे। और इससे भी बड़ा तथ्य कि यूपीए सरकार के जो सरकार थी, जो जिसका कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक था, इसने जो है उसी कॉर्पोरेट हाउसेज, उसी उद्योगपतियों के, इसमें कि अडानी अंबानी जिनकी बात ये सब करते रहते हैं, उनका 42.5 लाख का टैक्स चोरी जो है इस जीएनपीसी ने माफ किया था। तो ये सवाल जो है, जो माने जीएनपीसी के आगे, जीएनपीसी जो कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, सबसे बड़े गद्दार हर रूप में, उसके आगे भीगी बिल्ली बनने वाले बीजेपी के लोग यह भी कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि यूपीए काल में 42.5 लाख की जो टैक्स चोरी थी वो कॉर्पोरेट हाउसेस की, उसको इसने माफ किया हुआ है। तो इस कदर ये भीगी बिल्ली बन करके बीजेपी वाले जो है जीएनपीसी के आगे किस कदर जीएनपीसी के पापों को छुपाते हैं, जीएनपीसी को बचाते हैं और उनके पापों को ढकते हैं। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, देखिए जीएनपीसी तो इस देश की अभिशाप है ही, लेकिन इस बड़े अभिशाप को पालने वाले, उसके हर पाप को ढकने वाले, उसके हर अपराध को ढकने वाले और उल्टे आरोप झेलने वाले, उनके आगे भीगी बिल्ली बनने वाले, ये बीजेपी का जो भारत द्रोह है, यह देश को बहुत ही दुख दे रहा है। और बीजेपी वाले जो है, इनके आगे जीएनपीसी के नेता प्रवक्ता, कौन जीएनपीसी, जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, सबसे बड़ी गद्दार है, उसके आगे भीगी बिल्ली बनने वाले बीजेपी के लोग यह भी नहीं कह पाते हैं कि उसी यूपीए काल के दौरान जो 42.5 लाख टैक्स चोरी जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस का जो माफ किया था, वो तो था ही। आज जिस अंबानी की बात सब करते हैं ना, मुकेश अंबानी का मकान जो है उसी के ज़माने में जो है पहले था 45 करोड़, बाद में उसकी कीमत होगी 9,000 करोड़, जो एंटीलिया में बना है बॉम्बे में, वह जो यूपीए काल में ही बना है। और अडानी की बात करते हैं, अडानी सबसे बड़ा जो है
मैंने वो धनपति वो 2008 में ही घोषित हुआ था, वो भी यूपीए काल में ही। सारे जो अडानी जो बड़े हैं, अंबानी जो बड़े हैं, वह यूपीए काल में बढ़े। इस तथ्य को भी जीएनपीसी के आगे भीगी बिल्ली बनने वाले बीजेपी के नेता प्रवक्ता यानी बोलने का साहस जुटा नहीं पाते। यह भी एक और साहस की बात नहीं, बात यह है कि इनकी मंशा नहीं है। इनकी मंशा बस है आरोप को झेल लेना कबूल है, लेकिन इनकी असली मंशा है जीएनपीसी को बचाना, जीएनपीसी को की रक्षा करना। तो 42.5 लाख तो खैर था ही। और जो है उसी के जमाने में इसका अंबानी का जो मकान है एंटीलियम जो बना है वो 9,000 करोड़ का बना था, और वो भी यूपीए काल के वक्त में ही बना था। अडानी भी सबसे बड़ा जो है अमीर वो यूपीए काल में ही वो घोषित हुआ था। और जितने भी घोटाले थे 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल या CWG कहते हैं उसको, आदर्श सोसाइटी घोटाला और पनडुब्बी घोटाला, इसरो घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम घोटाले। इन घोटालों में इस जीएनपीसी ने 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट है इसने लूटा है इस देश को। उसको भी ये जीएनपीसी के आगे भीगी बिल्ली बनने वाले बीजेपी के लोग जो है कहने का कि हिम्मत नहीं जुटा पाते नैतिक रूप से। इतनी बड़ी अभिशाप, इतनी बड़ी लुटेरी जीएनपीसी के आगे जो है इतने हीन भावना से रहते हैं ये बीजेपी वाले। यह देश को बर्दाश्त नहीं है। तो बताया जा रहा था कि हमारे देश में भारतीयता के आधार पर, भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी संस्कृति, आपसी सोच, आपसी समझ, इसको विकसित होने की बहुत जरूरत है। लेकिन इसी को नष्ट करने के लिए जब से ये बीजेपी सत्ता में आई है इसकी मुहिम वो चला रहे हैं। अब देखिए समाचार आता है कि मोदी जी जो है देश में आर्थिक विकास करने के लिए तमाम काम करवा रहे हैं। ये बात सही है, बहुत काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कुछ और एपिसोडों में बताया भी है कि तमाम जितने भी वो हाईवेज का जाल, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों जिसको नेशनल हाईवेज कहते हैं, उसका पूरे देश में जाल, पुराने जो हाईवेज हैं उनकी वाइडनिंग, उनका चौड़ीकरण, उनका आधुनिकीकरण, और एक्सप्रेसवे का जाल, माने करीब 50 के आसपास एक्सप्रेसवे बन रहे हैं भारत में। और इसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवेज का 2 पर तो काम हो रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है कॉरिडोर जो कि लुधियाना में किसी जगह से शुरू है और पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक वो जा रहा है, और लगभग उसमें शायद 30-35% काम शायद हो भी गया है। और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि दादरी से वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT उसको कहते हैं, और वहां तक जा रहा है। तो इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन का भी काम हो रहा है, और मुंबई और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी काम हो रहा है। और मैंने भारत का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरे नंबर का एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वो 1350 या 1250 किलोमीटर का और बहुत ही शानदार किस्म का एक्सप्रेसवे बन रहा है।
और उसके अलावा जो है देश में 50 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, डिफेंस कॉरिडोर भी हो गया, जिसमें कि हमारे देश में मेक इन इंडिया के तहत जो है वो जो प्राइवेट वो इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो है रक्षा के उपकरण बना भी रहे हैं और बाहर भेज भी रहे हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर कई खासकर जो आपका ये बुंदेलखंड वाला जो है, इसमें जो है डिफेंस कॉरिडोर है, और एक डिफेंस कॉरिडोर शायद वो तमिलनाडु में भी है। तो इससे जो है जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उपकरण हैं, जो कि यानी बाहर से जो कि बाहर से मंगाए जाते थे, जिस पर कि हमारी बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च होती थी, तो उसका निर्माण जो है भारत में ही हो रहा है। तो भारत की अपने आंतरिक जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं और बाहर वो निर्यात की भी बात हो रही है। तो हो गया आपका माने वो डिफेंस कॉरिडोर। फिर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इसके किनारे किनारे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क्स, और फिर जो हमारे देश के जो माने दुर्गम जो माने इलाके हैं, खासकर जम्मू कश्मीर है, और सीमाओं पर जो हमारा LOC और LAC, और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है हमारा, जो 7 प्रांत हैं आपके, उसमें भी वो हाईवेज, कहीं कहीं जो है वो एक्सप्रेसवे और रेलवे का ये तंत्र जो है ये बिछाने का काम चल रहा है। ये तो रहा आपका भारतमाला। सागरमाला के तहत में जितने भी हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, तो पोर्ट की कनेक्टिविटी यानी इनसे, और पोर्ट की जो टनेज हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो कई गुना करना, ये सब जो है यानी व्यापार को बढ़ाना और अपने आर्थिक जो है माने आर्थिक प्रगति को, आर्थिक मजबूती को और आगे ले जाना। तो काम बहुत, और पूरे देश में चल रहा है। या अच्छा, इसी को ये GNPC सहित जितने भी ये विरोधी हैं वो मोदी महोदय को ये बदनाम कर रहे हैं कि मोदी जी सब बेच दे रहे हैं, जो इतना काम कर रहे हैं ना, तो मोदी जी सब बेच दे रहे हैं। अब यहीं पर जरा देखिए, यानी मुट्ठी भर GNPC वाले, अब मुट्ठी भर और भी मान लीजिए, और माने कम्युनिस्ट वाले हैं और वाले हैं समाजवादी वाले, यह प्रचार करने में सफल, दुष्प्रचार करने में सफल हो जा रहे हैं कि जो इतना जो काम हो रहा है, इस काम को ढकने के लिए एक दुष्प्रचार जो चलाए हुए हैं कि मोदी जी सब कुछ बेच दे रहे हैं, रेलवे, हवाई जहाज वगैरह सब कुछ। वहीं पर इनके बीजेपी जो कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, क्यों कि हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी किसी भी दुष्प्रचार, माने यही दुष्प्रचार कि मोदी जी सब बेच दे रहे हैं, इस दुष्प्रचार को काट नहीं पा रहे हैं, वास्तविक स्थिति जो है वो रख नहीं पा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता ताकत दल इसलिए बता रहा है कि जो भी देश हित में जो भी काम होता है, कोई भी करे, कहीं से भी हो, भारतीय जनता ताकत दल सबसे आगे, यानी जो संकीर्ण जो है वो राजनीतिक जो माने जो उनकी परिधि होती है, जो उसमें फंस करके उसी चश्मे से जो देखते हैं, तो और भी दुष्प्रचार भी करते हैं कि मोदी जी सब दिया, इसलिए जो इतना काम हो रहा है इस काम को ढकने के लिए। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें कि एक जेवर इंटरनेशनल जो नोएडा के पास बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और उसी भी कनेक्टिविटी
जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ना, उससे जोड़ी जा रही है। और मेट्रो लाइन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी वाला है टर्मिनल 3 दिल्ली में, उससे, और जबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, दोनों में मेट्रो की भी कनेक्टिविटी की बात चल रही है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी उसको जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, पूरे देश में कई बन रहे हैं। और रेलवे स्टेशन भी इस तरह से बन रहा है कि बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कोई वो एयरपोर्ट हो। और रेलवे कोचेस का इतने सुंदर सुंदर चमकते हुए उनका आधुनिकीकरण, हर चीज। और तमाम ट्रेनें वंदे भारत, तेजस, और इसमें कुछ यानी प्राइवेट जो है वो प्लेयर्स को भी ला रहे हैं ताकि वो भी अपना योगदान कर सकें। और ट्रैफिक को जो है आपका जो फास्टैग वगैरह, इससे यात्रा को और आधुनिक बनाना। और इलेक्ट्रिक हाईवेज, मतलब कि अपना जो फॉसिल फ्यूल है, इस पर फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए, फॉसिल फ्यूल को मंगाने में जो है हमारे देश की मुद्रा भंडार पर बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो फॉसिल फ्यूल माने आपका ये डीजल पेट्रोल की बात हो रही है। तो उस पर निर्भरता कम करने के लिए जो इलेक्ट्रिक हाईवेज, खास करके इस पर एक्सप्रेसवे पर ये बनाया जा रहा है। जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन पर जो है जो हमारे फाइटर्स प्लेन हैं उनको उतरने का भी इंतजाम है कि कभी कभार ऐसा आवश्यकता पड़ जाए तो वो वहां पर जो है लैंड कर सकें। ये सारी बातें जो है देश हित में है, ऐसी बात नहीं है। और जब दुनिया में मंदी चल रही है तभी हमारी आर्थिक मजबूती हो रही है। और भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो विश्व में सबसे ऊपर है। पहले तो ये प्रोजेक्टेड था 12%, अब शायद जो है 8% के आसपास जो उसने किया है, प्रोजेक्ट किया है उसने, फिर भी सबसे चमकता हुआ। और मुद्रा भंडार भी जो कि एक साल में कम हो गया था, जो कोविड-19 जो पेंडेमिक था, मैंने जो कोरोना की अवधि में काफ़ी जो है मैंने चीज़ें खरीदनी पड़ी। और तो जो हमारा 6 से 32 अरब डॉलर का यानी फॉरेक्स रिजर्व था, विदेशी मुद्रा भंडार, तो वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन अब वो मेकअप हो रहा है, पिकअप हो रहा है, और तेजी से पिकअप हो रहा है। तो ये भी एक सुखद वाली बात है। यूरोप के देश में जो कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण जो है, और खास करके तेल और गैस का उपयोग करते थे, वो मैंने इसी ठंडक में गर्मी मैंने गर्म रखने के लिए अपना वातावरण या घर वगैरह को, तो रूस से बंद हो गया। वो तमाम सैंक्शन फंक्शन वो सब लगा करके वो खुद ही पछता रहे हैं। अमेरिका के साथ वो जो तमाम प्रतिबंध लगाकर, सैंक्शन लगाकर के यूरोप वाले खुद पछता रहे हैं कि जो उनको जो सप्लाई उनको रूस से मिलती थी अब वो बंद हो गई। इस दौरान जो है अब वो भारत से ले रहे हैं, क्या कहेंगे वो वैक्यूम गैस आयल, वीजीओ, जिसको वीजीओ बोलते हैं, वैक्यूम गैस, माने कि जो कच्चा तेल जो भारत रूस से मंगा रहा है और उसको यहाँ पर शुद्ध करके, रिफाइन करके भारत जो है अमेरिका को भी भेज रहा है और यूरोप को भी भेज रहा है। और वही वीजीओ, या जिसमें गैसोलीन भी होती है, वीजीओ माने वो वैक्यूम गैस आयल या गैसोलीन इत्यादि की बात उसमें होती है। तो वो भारत जो है यूरोप को भी भेज रहा है, अमेरिका को भी भेज रहा है। इससे अच्छी कमाई भी हो रही है। हमारे जो है वो विदेशी मुद्रा
भी अर्जित हो रही है। इससे भी बड़ा काम हो रहा है कि डॉलर पर जो व्यापार होता था, डॉलर पर जो 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 वो निर्भरता थी, उसको उस निर्भरता को भी खत्म करने के लिए भारत या मोदी सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। रूस के साथ तो हो ही गया कि भाई जो भी व्यापार या रुपये में करिए, या जो वहाँ की करेंसी जो है रूबल में। जो हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इसके साथ हो ही गया है। और जो मिडिल ईस्ट के जो या खाड़ी के देश हैं, जो है सऊदी अरब वगैरह, सऊदी अरब और या अरब इमारात, इसी बातचीत चल रही है। और इसका आधार क्या ले रहे हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA जिसको कहते हैं। तो 35 देशों के साथ हो गया है। और जिन देशों के साथ भारत का FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, उनसे ये कहा जा रहा है कि अब व्यापार डॉलर में न करके आप जो है रुपए में करिए। तो इससे धीरे धीरे यदि मान लीजिए यदि वो संख्या 50 के ऊपर बढ़ जाती है, 60 के ऊपर बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक जो है जो डॉलर का जो वर्चस्व है विदेशी व्यापार में, उसका वर्चस्व भी धीरे धीरे कम होगा, वो धीरे धीरे ढाएगा। और वो ढाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि व्यापार करने में कोई चीज भेजना हो तब भी, कोई चीज मंगाना हो तब भी डॉलर का ही उपयोग होता है। और डॉलर के एक्सचेंज में भी काफी पैसे खर्च होते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है जो कि मोदी सरकार कर रही है। और इनको जो है यूरोप वालों को और अमेरिका वालों को वीडियो भेज रही है, माने वैक्यूम गैस ऑयल वीडियो गैसोलीन वाला। इतना सब कुछ हो रहा है। अब इसमें दो नकारात्मक पहलू हैं। एक तो जो ये एनपीसी वाले, कम्युनिस्ट वाले और समाजवादी वाले, टीएमसी वाले जो ये दुष्प्रचार किए हुए हैं कि मोदी जी सब बेच दे रहे हैं। मोदी जी के इतने बड़े योगदान को ढकने के लिए ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी सब बेच दे रहे हैं। उस दुष्प्रचार को काटने के लिए बीजेपी का जो 12 करोड़ का जो ये मजमा है कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का, ये बिल्कुल निकम्मा किस्म का है। उस दुष्प्रचार को ये काट नहीं पाता है। और देहातों में जाइए, बस यही प्रचार है कि ये मोदी जी तो यानी सब बेहतर हैं। दूसरा एक ऋणात्मक पहलू ये है कि हमारे देश में मान लीजिए ये सब बातें बताई जाएं, आम जो भारतीय भाई बहन हैं, जैसे हमारे वो रिक्शा खींचने वाले जो गरीब भारतीय भाई बहन हैं, रेहड़ी पटरी वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, और भी जो लोग हैं, इन बातों के प्रति जो कि स्वाभाविक रूप से हर एक भारतीय को गौरवान्वित होना ही चाहिए। लेकिन इस बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को लानत है कि ऐसा वातावरण दी है कि भाई इन बातों पर गौरवान्वित होने की बजाय वो इन बातों में से परेशान है, उलझी हुई है कि वो कैसे वो गौरवान्वित होगी। भले सवाल बस ये बात का है, जो हमेशा नफरत का और तनाव का शिकार है और महंगाई का वो शिकार है, तो क्या यानी इन बातों पर को महत्व देगी और जो है और इन बातों पर वो गौरवान्वित होगी। ये सबसे बड़ा अभिशाप मोदी सरकार का, बीजेपी वालों का है। वो क्यों? इनका सब जो मैंने अभी बताया है कला धरा बिल्कुल व्यर्थ दिखता है जब ये देश में नफरत फैलाने वाले एजेंसियों को जो पाल रहे हैं। और ये इनको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर एक चर्चा नहीं हो रही।
बल्कि दिन रात जो है ये आपका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती है, और उसी में सुधांशु त्रिवेदी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद तो माने थोड़ा सा यानी फुहड़ शब्दों में, यानी वल्गर शब्दों में वो आक्रमण सब करते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ऊपर। और ये सुधांशु त्रिवेदी थोड़ा सा सॉफिस्टिकेटेड वर्ड्स में, यानी मूल्यमदार शब्दों में, और वो फिर वो माने और उनकी दुष्टता जरा देखिए, वो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की। हमारे देश का एक संविधान है, संविधान के आधार पर ये देश जो है वो नियंत्रित है और वो संचालित है। इसलिए हमारा ये देश जो है भारतीय गणतंत्र है। तो महत्व जो है जो भारत राष्ट्र है, जो कि भारतीय गणतंत्र है, इसी का महत्व है। इसके ऊपर बिठाने के लिए एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक थ्योरी लेके आते हैं, सनातन की थ्योरी लेके आते हैं। इस देश को मंजूर नहीं है ये इस तरह का जो है कुतर्क छोड़ें। और सुधांशु त्रिवेदी महोदय जो इस देश का जो नुकसान कर रहे हैं, वो कभी औरंगजेब का, कभी मुगलों का, इस तरह से उनको एक विलेन के रूप में, एक जो है खलनायक के रूप में जो लाते हैं, इस देश को कबूल नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी महोदय, ये चिट्ठा खोला जाए तो आपका चिट्ठा और जिनके विषय में कहते हैं बहुत बड़ा चिट्ठा जो है खोला वो जा सकता है। आप कभी नहीं बोलते कि ये अशोक जो है, जो सम्राट अशोक जो है, अपने 99 भाइयों को मार करके बना था, वो सम्राट बना था। ये अशोक जो है कलिंग युद्ध के बहाने लाखों लोगों को मरवा करके तब जा करके वो इसने बौद्ध धर्म अपनाया। सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोलेंगे कि जो है अजातशत्रु, जो मौर्य वंश के पहले वो अजातशत्रु जो है अपने बाप को मार करके बना था ये वो सम्राट। 20 साल पहले इसी जो राजपूतों का, क्षत्रियों का जो राज था इसी नेपाल में, यही राजपूत क्षत्रिय सत्ता के लिए आपस में जो है वो यानी इस तरह की मारकाट हुई थी कि लोगों ने देखा तक नहीं था कि इस तरह की मारकाट होती है नेपाल में। और जो है मैंने बताया कि भाई कि भूतकाल की बातों को ला करके अपने देश में नफरत फैलाना, अपने वर्तमान को खराब करना ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि इसकी हरकत को पूरे देश के लोग पहचाने। ये सुधांशु त्रिवेदी जो है देश के गद्दारों, माननीय मोहनदास करमचंद गांधी, राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी गद्दारी को छिपाना और झूठ मूठ की भूतकाल की बातों को लेकर के नफरत फैलाना, ऐसी साजिश करने वालों को भी इन्हें सॉफिस्टिकेटेड पोस्चर यानी मूल्यमदार चेहरे के द्वारा ये बहुत ही घातक पोस्चरिंग है इसकी। तो जो राष्ट्रघाती इसकी जो पोस्चरिंग है, जो इसकी गतिविधि है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की, कि देश के जितने भी गद्दार हैं उनको बचाना। जैसे कि मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया कि यानी बंग भंग के खिलाफ चलने वाला जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था, माने देशभक्ति वाला आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और अनुशीलन समिति इत्यादि चल रही थी, उसको काउंटर करने के लिए, दबाने के लिए जो है अंग्रेजी सरकार ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को अफ्रीका से पैराशूट करवाया और वो सरेआम जो है अंग्रेजी सरकार के प्रति स्वामी भक्ति की घोषणा कर रहा है मोहनदास करमचंद गांधी। और
और हमारे देश के नौजवानों को अंग्रेजों की सहायता के लिए अंग्रेजी सरकार में भर्ती करवा रहा है। भारतीय जनता दल बल्कि अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझा रहा है कि भाई ये मेरी इस गतिविधि और इस तथ्य को जरा से देख करके आप खुद ही फैसला करिए कि ये मोहनदास करमचंद गांधी कितना बड़ा गद्दार होगा। उसको ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहा है कि कांग्रेस ने जो है मैंने उसको कितना हल्का कर दिया, कहा कि इस कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार की सहायता की, कैसे ढक करके और सातरियाना ढंग से। और सुधांशु त्रिवेदी जानता होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मतलब 1909 में, जिसमें कि ये अंग्रेज जानते हैं, अंग्रेज जो है 1857 की क्रांति से इतने भयभीत हो गए थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना जो है उनका एक अविभाज्य इनएलाइनेबल उनकी पॉलिसी बन गई थी कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना। सुधांशु त्रिवेदी महोदय इस पर नहीं बोलते हैं कि उसने इन अंग्रेजों ने जितनी संस्थाएं बनवाई, कांग्रेस बनवाया, मुस्लिम लीग बनवाया, वामपंथियों को भी बनवाया। कांग्रेस कब बनी? 1885 में। मुस्लिम लीग कब बनी? 1905 में। और भारतीय और भारतीय यानी वाम दल कब बने? 1920 में। और हिंदू महासभा कब बनी? 1922 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कब बना? 1925 में। ये सब पांचों जो तंजीमें अंग्रेजों ने जो बनवाई, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। भारतीय जनता दल जो है हिमांशु त्रिवेदी महोदय से पूछना चाहता है कि इस पर क्या कहना है उनको। भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है कि अंग्रेज माने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना उनका एक जो प्रमुख लक्ष्य था, इसी के बूते वो शासन करना चाह रहे थे और शासन वो कर रहे थे। और इसीलिए उन अंग्रेजों ने अपने ही संरक्षण में, अपने ही तत्वाधान में इन पांचों की स्थापना कराई। सबसे पहले कांग्रेस की 1885 में, और करते करते जो है वो आरएसएस की भी स्थापना कराई 1925 में। ये सब जो सिर्फ देश में एकता को तोड़ने के लिए, खास करके हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। तो सुधांशु त्रिवेदी महोदय जो देश में बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में, बड़े मुलम्मेदार अल्फाजों में जो नफरत जो फैला रहे हैं, उनसे ये भारतीय जनता दल ये जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछना चाहता है कि क्या कहना है इस पर। और आगे सुनिए। तो 1909 में जो है फिर ये इन अंग्रेजों ने एक इंडियन काउंसिल एक्ट लाया, और इंडियन काउंसिल एक्ट में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी। उसको इस कांग्रेस ने वो मान लिया। तो उसकी ये गतिविधि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल की व्यवस्था थी, उसको मान लेने से ही के कारण ही जो है कांग्रेस ने पाकिस्तान बनने की नींव रख दी। 1909 में रख दी। ये हिमांशु त्रिवेदी कहता है कि 1916 में जबकि कांग्रेस के दो अलग हुए धड़े 1916 जो कि लखनऊ अधिवेशन था उस पर जब मिले, तब जो है कांग्रेस ने जो है वो पाकिस्तान के सिद्धांत को माना। बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। या तो उसको ज्ञान नहीं है या तो जानबूझ करके झूठ बोलता है। और सुधांशु त्रिवेदी महोदय को यह भी जानना चाहिए कि लखनऊ अधिवेशन में जबकि दोनों धड़े मिले थे, तो दोनों मैंने जो गरम दल और नरम दल
उसमें दो की भूमिका जो है वो प्रमुख थी। हमारे लोकमान्य तिलक, हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना की ये जितने भी कांग्रेसी थे उसमें उनकी पीठ थपथपाए थे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े एम्बेसडर है। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये जेएनपीसी कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा कि जिसकी 1916 में ये जो है सारे कांग्रेसी जो है उसकी पीठ थपथपा रहे थे इसको लेकर कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। वो क्यों किन परिस्थितियों के कारण और किन वजहों से वो पाकिस्तान की बात वो करने लगे, इसका जवाब जेएनपीसी वालों को और बीजेपी वालों को भी देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य वो है कि जितने भी ये बीजेपी के नेता प्रवक्ता खास सुधांशु त्रिवेदी और सुमित पात्रा जो हैं, ये देश के गद्दारों को, उनकी गद्दारी को भी ढकना और उनके पापों को भी ढकना और एक प्रतीकात्मक विरोध। बताइए, इतनी बड़ी अभिशाप जेएनपीसी, इस देश को लूटने वाली, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली और सारी संस्थाओं को बंधक बनाने वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली, संसदीय प्रणाली की हत्या करने वाली, और जिसके शासनकाल में वो करीब 7 से लेकर 8 तक सांप्रदायिक दंगे हुए हों और किसी भी दंगे की जांच न हुई हो, और जिसने हमारे देश की जमीन बराबर जो है वो दुश्मनों को देते रहे, देश को बंटवाए, अरे बहुत लंबी है। उसको बचाने वाले ये बीजेपी मोदी महोदय को जनता ने क्या सोच के लाया था कि कम से कम ये बीजेपी वाले मोदी महोदय इस जेएनपीसी से इस देश को और इस आवाम को निजात दिलाएंगे। लेकिन देखिए वो निजात क्या है, ये उन्हीं की रक्षा कर रहे हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है हमारी आवाम को, जबकि ये कोई आंदोलन खड़ा करते हैं, देश में किसी न किसी बहाने वो हिंसा फैलाते हैं, तो ये बीजेपी वाले, ये मोदी महोदय आवाम को इन्हीं के हवाले कर देते हैं। ये अभिशाप है। इसे मैंने बीजेपी वालों का, मोदी महोदय का हमारे देश के प्रति और हमारी आवाम के प्रति, जिस आवाम ने उनको 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया, यह आपने देखा होगा कि सीए के विरोध के नाम पर दिल्ली में जो हिंसा हुई और 2 फेज में हुई, आगजनी हुई, बसें जलाई गई, तो ये मोदी महोदय ने कार्रवाई किया सिर्फ जो ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह और शर्जील अहमद, यहीं तक वो कार्रवाई समझे और इतना ही कार्रवाई। लेकिन जिसने ये मैंने हिंसा करवाई, ये केजरीवाल जो है, उसको सीधे अपने गोद में बिठाकर बचा लिए। और जिसने ये हिंसा भड़काई, सोनिया, राहुल और प्रियंका, उसको भी बचा लिए। तो इतने ये खतरनाक हैं। और कृषि कानून के विरोध में तो खैर हद ही हो गया। किस तरह से ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अभी और भी चीजें तो सब चीज देश के सामने है। कृषि कानून के विरोध में जब झूठ फैला रहे थे पंजाब में, या मोदी महोदय की सरकार को अच्छी तरह मालूम था कि ये झूठ फैला रहे हैं। झूठ क्या था? ये कह रहे थे कि अरे मोदी महोदय ने भाई सब कुछ बेच दिया है, इन्होंने हवाई जहाज, इंश्योरेंस, रेलवे सब कुछ बेच दिया है। अब ये आपकी जमीन
इन उद्योगपतियों के हाथों में बेचना चाहते हैं। इस तरह का एक झूठ और अफवाह जो है कम्युनिस्ट वाले, और इन कम्युनिस्टों को वहाँ बोलते थे क्या कहते हैं कि कॉमरेड बोलते थे। हाँ, कॉमरेड, हाँ, ये कॉमरेड वाले ये झूठ और ये जेएनपीसी वाले भी झूठ वो फैला रहे थे। यह मोदी महोदय और बीजेपी वालों को अच्छी तरह मालूम था। मोदी महोदय और बीजेपी वालों ने पूरा मौका दिया इस जेएनपीसी को भी और कम्युनिस्टों को भी कि इस तरह का अफवाह वो फैलाएं। जब वो अफवाह के शिकार हो गए और फिर वो तैयारी करने लगे दिल्ली में आने का, तब भी मोदी महोदय ने बीजेपी सरकार ने पूरा मौका दिया। मान लीजिए कि यदि पूरी नजर रखते और थोड़ी भी इनको खबर होती तो तुरंत जो है अमरिंदर की सरकार को बर्खास्त करके पूरा शासन अपने अपने हाथ में लेते, और जो जितना भी ये जहर सब भरे हुए थे एनपीसी और कम्युनिस्ट वाले, उस जहर को पंजाब के भारतीय भाई बहनों, खासकर पंजाब के जो किसान भारतीय भाई बहन, उनके दिमाग से वो जहर निकालते कि मोदी महोदय जो है वो सब कुछ बेच रहे हैं और आपकी जमीन को भी वो उद्योगपतियों को बेचने जा रहे हैं। ये करना था ना। इनके जो 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी जिनके बूते पर ये कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सब इनका जो दावा है बिल्कुल खोखला है, देश के लिए है ही नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद ये बहुत कीमती पहलू हैं देश के लिए, किसी भी देश के लिए, भारत के लिए भी बहुत बेशकीमती पहलू है। उसको इन सबों ने किस प्रकार प्रदूषित किया है। इनके राष्ट्रवाद का मतलब तो देश ने देख लिया ना कि देश के दुश्मनों की रक्षा करना इनके राष्ट्रवाद का मतलब है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि झूठ मूठ का जो पीछे की 5,000 10,000 पहले की सभ्यता को लादना, वो भी भारत के ऊपर, और वो लाद करके एक अपनी हैंकड़ी जो है वो चलाना, और माने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और जो है प्रशासनिक जीवन में जो है एक पंथ विशेष की हैंकड़ी वो चलाना, ये इनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब है। लेकिन जो है हमारे जो यानी ये भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति के जड़ में है, उसके मूल में है नारी के सम्मान, और नारी के सम्मान की कैसी धज्जियां वो उड़ाई जा रही हैं। विज्ञापन देख लीजिए, फैशन देख लीजिए, आपका जो है वो ग्लैमर की दुनिया देख लीजिए, आप जो है टेलीविजन की दुनिया देख लीजिए कि जहाँ की हमारे जो बहु बेटियां हैं या भारतीय नारी के तन को ढक करके उसको इज्जत करने की जरूरत है। वहां पर प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन का पूरा जो है अंबार वो लगा हुआ है। तब इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो कहाँ गया? सब झूठा और पाखंड बीजेपी वालों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कुछ नहीं, सिर्फ ढकोसला, पाखंड। ये पाखंड जो है हमारे देश को बहुत नुकसान कर रहा है। और राष्ट्रवाद का तो आपने देख लिया, और ऊपर से सबसे बड़े जो अपराध है वो खुद जो है नफरत फैलाना और सारे नफरत फैलाने वालों को पालना। जैसे ये इनकी शव पर जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती और ये सुधांशु त्रिवेदी, ये तीनों मिलकर के तो बीजेपी को से जो है नफरत फैलाते हैं। और भी जो नफरत फैलाने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, वो बावन मेश्रम, चंद्रशेखर रावण, राजरत्न अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर, इनको पालना। भारतीय जनता दल ने कई बार बताया, कई बार निवेदन किया कि हमारी आवाम जो है कम से कम शुरुआती तौर पर पहले इनको जो है हतोत्साहित करें। यह देश में बहुत वो नुकसान कर रहे हैं।
यानी जो देश विरोधी मानसिकता के जो पत्रकार हैं, यह भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है ये दुष्प्रचार करेंगे। यूट्यूब वाले सर कह रहे हैं कि जो है वो इनके सभा में मत जाइए, सुनिए करिए, और ये लोकतंत्र है। बताइए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो लोकतंत्र हो गए, असदुद्दीन ओवैसी लोकतंत्र हो गए, वामन मिश्र जो है लोकतंत्र हो गए। ये इनकी मानसिकता है। तो खैर, भारतीय जनता दल को भी विश्वास है और हमारे देश को भी, हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को विश्वास है, भारतीयता का माहौल आके रहेगा। और भारतीयता का माहौल जब आएगा तो इनके सारे जो कुतर्कों का जो महल है, जो इतनी बड़ी अट्टालिका है, सब वो ढह जाएगी। जिस तरह के कुतर्क देते हैं ना कि जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, माने जो विघटनकारी गतिविधियों के आधार पर जो लोकतंत्र जो खड़ा किए हुए हैं और जिसके पैरोकार जो है आशुतोष वगैरह हैं, ऐसे लोकतंत्र को जाना ही जाना है। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, इसकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह बहुत पहले कर चुके हैं। ये काले अंग्रेज हैं, उन गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक। इनका निपटारा, इनका विनाश उन्हीं के आदेश के अनुसार, हमारे शहीद आजम भगत सिंह के आदेश के अनुसार, उन्हीं की समझ के अनुसार। उन्होंने कहा था ना कि भाई, शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी जान दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके इन गोरे अंग्रेजों को तो इस देश से भगा देंगे, लेकिन इसी देश के जो काले अंग्रेज हैं, जो कि जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर इस देश को, इस भारतीय समाज को, इस देश को बांटते रहते हैं, उनको भगाने का काम जो है हम आगे आने वाली पीढ़ियों पर सौंपते हैं। ये तो बोले थे। तो ये काम तो भारतीय जनता दल उन्हीं के आदेश के अनुसार, उन्हीं के निर्देश के अनुसार और उन्हीं प्रेरणा के अनुसार जो है इन सभी काले अंग्रेजों को भगाने की क्या निवेदन कर रहा है। अब एपिसोड लंबा हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।